नमस्कार, मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। जिस हिंदी के इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 चेहरों का खुलासा होते ही अब उनके विभागों पर नजरें टिक गई हैं। किस नेता को कौन सा विभाग या फिर किस दल को कितने कैबिनेट पद या राज्य मंत्री का पद मिला है, इसके सियासी फायदों और नुकसानों का आकलन किया जा रहा है। स्ट्रेट टॉक में आज हम भी मोदी के सत्ता के फिट फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। आइए अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, शुमार किया है, ये सत्ता का बेरोक टोक सत्ता का कोई फिट फॉर्मूला है। और जो सहयोगी दल है, जो अपेक्षाएं रख रहे थे, क्या उनको उसी किस्म का विभाग मिला है? क्योंकि कुछ नाराजगी जो है वो महाराष्ट्र जैसे प्रदेश से निकलकर सामने आई है। इसलिए कुछ सवाल हैं हमारे स्ट्रेट टॉक के, जो हम चाहते हैं कि दर्शकों के सामने इन सवालों को पहले रखा जाए और फिर अपना कार्यक्रम इन्हीं सवालों को समझने में गुजारते हैं। आइए सवाल देख लेते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। इस तरह से मोदी मंत्रिमंडल के चेहरे सत्ता के फिट फॉर्मूले को दर्शाते हैं। इसे समझने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में एनडीए सहयोगी दलों की जो नाराजगी दिख रही है, चाहे वो एनसीपी अजित गुट की हो या फिर शिंदे शिवसेना गुट की हो, ये कैसे देखा जाना चाहिए? कितनी भारी पड़ सकती है ये बीजेपी को? अल्पसंख्यकों का जो मोर्चा है, यहाँ पर मोदी 3.0 कहाँ खड़ा दिखता है? मोदी मंत्रिमंडल कहाँ खड़ा दिखता है? किसका कद बढ़ा है, किसका कद घट गया है, किसे किनारा लगाया जा चुका है? सहयोगी दलों को बीजेपी से क्या मिला है और क्या नहीं, इसी को समझने की कवायद आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, स्वागत करेंगे उनका। वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही और बीजेपी की प्रवक्ता मीना तारनाइट जी जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। शुरुआत मुकुल सर मैं आपसे करना चाहूँगी। विभागों का बंटवारा सामने आ चुका है, सारे जो पत्ते हैं वो खुल चुके हैं। ये कह सकते हैं कि वो सारे प्रमुख पद पूर्ववत बने हुए हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, आप किस तरह से देखते हैं, वित्त मंत्रालय हो? सभी दर्शकों और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मोदी 3 पॉइंट बता रहे, मोदी 0.3 की सरकार है। 3.0 जो कहते हैं आजकल नया फंडा है, लेकिन अब इसको एनडीए की सरकार कहना ज्यादा उचित है। और पुरानी सरकार, पुरानी जो मोदी जी का कल्चर था, उसी कल्चर को, मतलब मोदी सरकार की कल्चर को इस बार ये बताने की कोशिश की गई कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और जैसे पहला चल रहा था वैसे ही, पहले जैसे चल रहा था वैसे ही, क्योंकि अगर ये ऐसे ना होता, मान लीजिए भी गृह मंत्रालय अटका होता या आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री अटकी होती, तो 25 तरह के सवाल उठने लगते और कांग्रेस से लेके समाजवादी सब हमलावर हो जाते। देखिए, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो पुरानी परपाटी पे ही अपने सारे वही मिनिस्टर्स को रखा है और उसमें से जिनको निकाला है उनको ये मैसेज दिया है कि अभी जो हाल फिलहाल की 5-6 महीने की गवर्नमेंट है वो ऐसे ही चलेगी। और सबसे मुझे हैरानी इस बात की है कि कई मिनिस्टर्स को दो ऐसे डिपार्टमेंट दिए गए जो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब जैसे कुमार स्वामी जी की बात करें, उनको कुमार स्वामी जी को स्टील भी दे दिया, हैवी इंडस्ट्री दे दी है। दोनों डिफरेंट टाइप के हैं डिपार्टमेंट, और स्टील बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट अपने आप में जी। और इन चीजों को लेके अभी जो मुझे लगता है, रेल जिसको दिया गया है उसी को आईटी सूचना प्रसारण दे दिया गया है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। तो या तो ये त्वरित व्यवस्था की गई है कि कोई भी ऐसा सवाल ना उठने पाए। अब चूज किसको करते हैं आगे, किसको इसमें एडजस्ट करते हैं, ये 100% होगा। ये आप लिख के ले लीजिए, ये होना तय है कि जिन मिनिस्टरों के पास दो डिपार्टमेंट है, उनसे एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। 3.0 में मोदी जी माने नंबर 1 है और वही सारी चीज करेंगे।
क्योंकि गड़बड़ करने पे फिर वही बता रहे सवाल उठता है। जी जी, सारे जो ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज है, ऑल अदर पोर्टफोलियो हैं, ये किसी को नहीं दिया गया है। और जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन है, एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही संभाल रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्री चुने गए हैं, कृष्णपाल गुर्जर 3 मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। क्या हरियाणा पे ज़्यादा फोकस दिख रहा है? बीजेपी को तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, ये उन राज्यों में शामिल रहा। नेहा जी, आपको, वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी जी को, बहन मीना जी को, जस्ट टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर 71 मंत्री और खुद का जो मंत्रियों के विभाग आवंटित किए हैं, उसमें एक संदेश दिया है कि मैं हूं बॉस और जो मेरे घटक दल है वो मेरे चपरासी। अब इसके 2 तरह के असर पड़ने हैं। गोदी मीडिया और भाजपा खुश होंगे, मोदी का महिमा मंडन करेंगे, स्वाभाविक है कि सारे आकलन फेल हो गए, मोदी जी की चल गई जी। दूसरा, जो घटक दल आए हैं उनके कार्यकर्ताओं में और उनके मतदाताओं में निराशा आएगी कि हमारे नेता चाहे जदयू के थे चाहे टीडीपी के थे, जो किंग मेकर बनना चाहते थे, सरकार पर अंकुश लगाना चाहते थे, अपने अपने राज्यों को विशेष स्टेटस दिलवाना चाहते थे, परम पोर्टफोलियो लेकर हमारे वर्करों का अपने राज्य का विकास करना चाहते थे जी। वो तो चपरासी साबित हुए, वो तो बंधवा मजदूर साबित हुए। अब इसके दोनों तरह असर पड़ेंगे। अब इससे असंतोष भी बढ़ेगा जी। और दूसरी तरफ जैसे मुकुल जी कह रहे हैं कि बाद में वो परिवर्तन कर दूसरा संदेश देंगे, पर तब तक मैं समझता हूं बिगाड़ बहुत हो लेगा। अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। किरण रिजिजू जी को संसदीय कार्य मंत्री बनाया। इसका संदेश क्या दिया मोदी जी ने कि मैं टकराहट मोड़ दूंगा। किरण रिजिजू जी है को कांग्रेसी जी। 10 साल तक वो क्या करते रहे? लोकसभा के अंदर सोनिया गांधी कांग्रेस की आलोचना करते रहे, उनको ऐसे ऐसे शब्द बोलते रहे जो कांग्रेसी, जो भाजपा के लोग भी नहीं बोलते थे जी। अब वो संसदीय कार्य मंत्री होंगे और आज विपक्ष इतना मजबूत है कि 235 सांसद एक तरफ है, तो वो संसद को कैसे चलाएंगे? अब आपके सामने है, जो संसदीय कार्य मंत्री 10 साल तक अपने शब्दों से विपक्ष को अपमानित करते रहे, उनका कैसा समन्वय होगा, यह आप पर छोड़ता हूं जी। एक उदाहरण में छोटे छोटे आपके मूल प्रश्न पर आ रहा हूं, छोटे छोटे उदाहरण, एक लाइन को उदाहरण देकर। चंद्रबाबू नायडू बहुत खुश थे, बहुत बड़े मंत्रालय मिलेंगे, मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है जी कि इन्वेस्टमेंट मंत्री मिल गए, बहुत बड़ी मंत्रालय मिल गया, हवाई मंत्रालय मिल गया। पर आप मुझे बताइए, एयर इंडिया बेचने के बाद सिविल एविएशन में कुछ बचा है क्या? कोई काम बचा है? कुछ नहीं है। सजावटी मंत्रालय, प्राइवेट एयरलाइन करेंगी, डीजीए से सारा उनको कंट्रोल करेगा और केवल जो है सिविल एविएशन मंत्री फाइलों पे दस्तखत करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। नीतीश बहुत खुश हो रहे थे, बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिला ललन सिंह को? एनिमल हस्बेंड्री, पंचायती राज, क्या कर लेंगे? बिहार में कुछ नहीं मिला। तो मैं ये उनके उदाहरण दे दिए। अब मैं आपके उदाहरण पर आऊं जी, संक्षेप में, ब्रेक का समय हो रहा है जी। अब बड़ा देखिए, मंत्रिमंडल की बात चल रही थी, वो हरियाणा तक तो सीमित है नहीं। अगर आप ये चाहती कि हरियाणा तक इस बहस को सीमित रखना चाहती तो मैं तो सब बता देती, मैं उससे आगे बढ़ता ही जी नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर जानना चाह रही हूँ जी। हाँ, तो बहस तो मंत्रिमंडल का प्रभाव एक राष्ट्र पे तो होता नहीं है। हरियाणा के अंदर विशुद्ध रूप से मोदी जी ने संदेश दे दिया कि जनता ने उनको नकार चुके हैं, अब उनके पास चुनाव जीतने के लिए कुछ नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है जी। इसलिए ऐसे 3 मंत्री बनाए हैं जिससे जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति हो, जाट और गैर जाट की राजनीति हरियाणा में की जाए जी। और आने वाले दिनों के अंदर मेरी भविष्यवाणी याद रखना,
10-15 दिन के अंदर अंदर ये लोग अपना प्रदेश अध्यक्ष जाट बना देंगे, ताकि जाटों को भी कुछ थोड़ा मोड़ा ये तो लंबे समय से हो रहा था कि बदलाव तो होंगे ही, जो अध्यक्ष है प्रदेश का बदला जाएगा। अब तो आपने मेरे से बदलाव का पूछा कि इस बदलाव का क्या होगा जी, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। ठीक है, ये विधानसभा चुनाव में जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति का एक प्रयोग है। आपकी भविष्यवाणी पर नजर रहेगी विद्रोही जी। आपने जो भविष्यवाणी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर की है, जरूर हमारी नजर रहे। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता मीना तारनाइक जी भी जुड़ी हुई हैं। उनका मोदी मंत्रिमंडल को लेकर क्या कहना है, जो हमारे विशेषज्ञ ने कहा और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, उनको इस बारे में क्या कहना है, और मोदी मंत्रिमंडल किन चेहरे को कौन सा विभाग मिला है, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरीके से एनडीए की सरकार में सहयोगी दलों को बीजेपी ने क्या दिया है, क्या जो उनको मिला है उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं है, यही समझने की कोशिश करें। बीजेपी की प्रवक्ता मीना तारनाइक जी भी जुड़ी हुई हमारे साथ। मीना जी, मैं समझना चाहूंगी कि सारे प्रमुख मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे हैं, सहयोगी दल जिनके सहारे एनडीए सरकार का गठन हुआ है, जो आपत्तियां या फिर असंतोष है, बीजेपी ने इसका ख्याल नहीं रखा, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष को जो है मोदी जी के तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जी। और मोदी जी जो है अपना कंटिन्यूटी में जो है जो विकसित भारत के विजन को लेकर चल रहे थे, उस विजन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दूसरी बात, आपने एनडीए अलायंस की बात करी है, उनके मंत्रालय को लेकर बात यहाँ चल रही है। तो 11 मंत्रालय जो है और प्रमुख मंत्रालय जो है वो एनडीए जो अलायंस के हमारे जो एमपीज हैं उनको दी गई हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी मंत्रालय बड़ा या छोटा नहीं होता। जिस तरह से यहाँ पर विद्रोही जी ने बात करी कि कोई भी मंत्रालय जो है उस मंत्रालय के मंत्री के काबिलियत से जो है वो बड़ा और छोटा माना जा सकता है। तो यदि हमें अपने देश को जो है एक विकसित भारत बनाना है, यदि मोदी जी के सपने को जो पिछले आने वाले 5 साल में जो है उन्होंने जो अपने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया है, वहां पर लेकर जाना है, तो हर मंत्रालय को जो है एक ही स्पीड से जो है वो काम करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जो है आज मंत्रालय का आवंटन हुआ और उस आज से ही जो है उसके काम शुरू हो गया। आप देखें कि आज के दिन ही जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है किसान सम्मान निधि में जो है 20,000 करोड़ रुपए जो है करीब 9 करोड़ 30 लाख जो है हमारे किसानों को जो है वो उसका पहली इंस्टॉलमेंट दे दी। आप देखें कि जो आवास योजना के अंतर्गत जो है पहले 4 करोड़ जो है आवास दे चुके थे, अब जो 3 करोड़ आवास जो है उसका जो है उसमें साइन हो गए, और उसमें ये भी इंक्लूड किया गया कि आवास के साथ साथ टॉयलेट, बिजली और एलपीजी गैस जो है उसकी कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा। तो ये कहना कि भाई किसी को मंत्रालय छोटा मिल गया, किसी को मंत्रालय बड़ा मिल गया, ये सरासर भी गलत चीज है। नहीं मीना जी, महाराष्ट्र में जो आपके सहयोगी हैं शिंदे शिवसेना, उन पार्टी के चीफ विप श्रीरंग बांगड़े जी हैं, उन्होंने कहा है कि हमें एमओएस का जो पद मिला है हम इससे संतुष्ट नहीं है, वो कैबिनेट रैंक का पद चाहते थे। तो नाराजगी तो खुद आपके सहयोगी दल जता रहे हैं। नहीं नेहा जी, देखो ऐसा है कि हाँ प्रफुल्ल पटेल जी की बात आई है कि भाई उस पहले एविएशन में थे और वो एक और मामला है। जो भी बात रखी है सामने, इनकी बात आ गई, उस पर कंसीडर होगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो नाराज हो गए। हाँ, यदि उनको लगा कि भाई मेरे कद के हिसाब से मुझे पद जो दायित्व नहीं दिया गया, तो उस पर चर्चा होगी, जो मंत्रालय तय करेगा, जो पीएमओ तय करेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो आगे वो तय किया जाएगा। पर नेहा जी, बात यहाँ पर ये है, क्या जिस तरह से बार बार बातें आ रही है कि भाई क्या एनडीए अलायंस को जो है साइड में कर दिया गया। एनडीए अलायंस को जो है मोदी जी के कार्य प्रणाली का जो है उनको पता है। पिछले 10 साल और अब 5 साल जो है वो एनडीए मोदी जी ने एनडीए अलायंस में ही जो है काम किए, और सबको पता है कि मोदी जी जो है किस स्पीड से, कितनी कर्मठता से जो है और कितनी सिंसियरली जो है वो काम करते हैं, और जो जिसको भी मंत्रालय मिलेगा उसको उसी सिंसियरिटी से जो है उस मंत्रालय में काम करना पड़ेगा।
जी, लेकिन हमने मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें पता ही नहीं चलता था कि खेल मंत्रालय की कोई बात है तो उसे सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री उस पर बयान दे रहे हैं, उसमें टिप्पणी जो है संबंधित विभाग के मंत्री कम और अन्य विभाग के मंत्री ज़्यादा कर देते हैं। मीना जी, तब ये जो वर्किंग स्टाइल है मोदी सरकार का, इसीलिए इन सब बातों को या फिर आरोपों को जो है बल मिलता है। मुकुल जी, मैं समझना चाहूँगी उत्तर प्रदेश से जितने मंत्री बनाए गए हैं, जिस तरीके के विभाग का बंटवारा हुआ है, ये आखिर किस तरह की जो है सियासी रणनीति बीजेपी ने अपनाई है उत्तर प्रदेश के लिए? अनम्यूट कर ले जी। देखिए, आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है और सरकार की छवि को लेके, खासकर जातिगत आधार पे पहले भी था और इस बार भी मोदी सरकार ने वही काम किया है, बेसिकली एनडीए सरकार ने। तो मोदी जी ने किया क्या है कि जिन लोगों को वो जातिगत आधार पे, जैसे आपके जयंत चौधरी, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ उन्होंने दूसरे एक सिंह है, उनको कैबिनेट में लाके उनका कद छोटा करने के लिए इनको बड़ा कर दिया है जी। इसी तरह कमलेश पासवान जैसे, वैसे मैं नहीं मानता कि कमलेश पासवान पासी समाज से आते हैं। अगर वास्तव में कमलेश पासवान पासी समाज की वजह से उनको बनाया गया है तो पासियों का बहुत बड़ा वोट है यहाँ पे, और वो वोट अब की बार नहीं मिला, तो वो उन्होंने चूज किया है, पिक एंड चूज जातियों के आधार पे। और बेसिकली इसकी जो मेन बात यह है कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि पिछले इस बार बहुत बड़े नेता चुनाव हारे हैं बीजेपी के, तो बीजेपी के जो बड़े, उनका कोई तो अल्टरनेट इनको खोजना ही पड़ेगा ना, और वो खोजने के चाहिए। जैसे बिहार है, आने वाले टाइम में चुनाव आने वाला है, हरियाणा में आएगा, तो इन सब चुनाव, विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी इन्होंने काफी एक नई तरीके की एक कवायद शुरू की है, और इसका असर हम लोग को विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कि सफल होता है कि नहीं। लेकिन जहां तक अभी जैसे मीना जी ने बात बोली कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों को एक उनकी किस्त जारी कर दी है जी, 17वीं किस्त, तो मैं बताना 17वीं किस्त जारी की है, तो इससे पहले जो जारी हुई थी वो करीब 11 करोड़ के आसपास थी, अब की बार 9 पॉइंट कुछ है जी, तो वो कम हुआ है। दूसरा जो आवास है, प्रधानमंत्री आवास, उसमें एक जो लाभार्थी होता है उसको 1,20,000 रुपए मिलता है। 1,20,000 में एक कमरा नहीं बनता, और गांव में अगर आप बताइए जिसको बनाना है, तो अब की बार उन्होंने टॉयलेट जोड़ा, बहुत अच्छी पहल है, गैस जोड़ा, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन टारगेट ऐसा है जो मैं आज बोल दे रहा हूं नहीं पूरा होगा, क्योंकि 10 साल में 4,21,000 मकान, 4 करोड़ 21 लाख मकान बने थे। अब की बार उन्होंने 5 साल में टारगेट 3 करोड़ का रखा है जी, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल? तो ये सरकार को दिखाना पड़ेगा। अब की बार अगर सरकार को दोबारा वापस आना है तो जो काम पिछले हुए थे उनको खत्म करते हो। टारगेट इज गुड, लेकिन क्या आप उसको अचीव कर पाएंगे? कि फिर बाद में लास्ट में ये हुआ कि इतने बने थे और उसमें इतने % सफलता मिली। तो चीजों को इस सरकार को अपने को प्रूव कर दे, क्योंकि झटका लगा है। अब वो लोकसभा नहीं है जो लोकसभा पहले थी। अब अगर कांग्रेस का जो नेता विपक्ष बनेगा वो एक ऐसी हैसियत में रहेगा जिसको रोकने की हैसियत किसी की नहीं रहेगी जी। तो इस तरह के अगर कांग्रेस उसमें आती है, जैसे कहते पिछली बहस में उन्होंने कहा हम 101 हो गए, तो अब 100 का अगर 3 फिगर क्रॉस कर गए हैं तो जाहिर बात है, और साथ में मिला के 240 और 293 में कोई ज्यादा अंतर नहीं, 94 में, तो वो चीजें अब की बार हम लोगों को लोकसभा में देखने को मिलेगी कि सरकार को जो भी गलत होगा उसके मुद्दों पे घेरने की कोशिश की जाएगी, जो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है और मोदी जी और इनके लिए एक टारगेट है जी। बिल्कुल, तो समझेंगे कि मध्य प्रदेश से शिवराज चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो विभाग उनको मिले हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? जो शिफ्ट हुआ है एविएशन मिनिस्ट्री से टेलीकॉम मिनिस्ट्री, और शिवराज चौहान को कृषि मंत्रालय सौंपा गया है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? और एक और सवाल मैं करूंगी बीजेपी की प्रवक्ता से कि अल्पसंख्यकों के मोर्चे पर आखिर ऐसा क्यों दिखता है कि मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है? और ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद भारत की सरकार में ये पहली बार हो रहा है। और सीधे चलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास। विद्रोही जी, शिवराज जी को जितना बड़ा जीत का अनुभव हुआ और उस हिसाब से
कृषि मंत्रालय मिलना और इसके साथ ही जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिए जाना और ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या वो लूजर हैं कि उनको एविएशन से हटा के टेलीकॉम दे दिया गया? वैसे तो आपने कहा कि एविएशन में कुछ था ही नहीं, बचा ही नहीं था। विद्रोही जी देखिए नेहा जी, पहले मैं प्रधानमंत्री की ढोंग की बात करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री मीडिया इवेंट करके कितने बड़े ठग हैं, ये इसी से साबित होता है कि जो किसान सम्मान निधि है वो एक योजना है, वो परमानेंट लागू हो गई, वो हर 4 महीने बाद मिलेगी ही मिलेगी, उसको बार बार भुनाकर लोगों को ठगा जा रहा है। ये किसान सम्मान निधि जनवरी के अंदर मिलनी चाहिए थी, जनवरी में, क्योंकि चुनाव था तो इसलिए मोदी जी ने दिसंबर में ही दे दी। और अब जो दी है ये अप्रैल और मई के अप्रैल की है कि अप्रैल में किस्त जारी होनी थी, तो अप्रैल क्योंकि आचार संहिता लग गई थी, आचार संहिता लगने के कारण वो रुकी हुई थी जी। वो जारी हो गई। इसमें कौन सी नई बात होगी? मुझे पहले तो ये बताइए, इसका जो महिमा मंडन करते हैं वो देश को सबसे बड़ा ठगते हैं। नहीं, प्राथमिकता है, पहली फाइल सुनी है उन्होंने। एक बार कोई योजना लागू होती है, एक बार आपने लागू कर दी, उसको बार बार भुनाओगे आप, तो ये ठगी नहीं तो और क्या है? एक योजना को कितनी बार भुनाओगे आप? क्या तो आप ये कहो कि किसान सम्मान निधि परमानेंट योजना नहीं है, टेम्परेरी योजना है जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तब तो मैं मान लूंगा। जब ये आपने परमानेंट योजना बना दी तो बार बार ठगी नहीं तो और क्या है? अब आपके सवाल का जवाब जी। कृषि मंत्रालय पहले भी मध्य प्रदेश के पास ही था, नरेंद्र तोमर जी मंत्री थे, अब वो शिवराज चौहान जी हो गए जी। फर्क कोई मध्य प्रदेश के असर से, राजनीति से कोई असर पड़ा नहीं। असर तब पड़ेगा जब शिवराज चौहान कृषि मंत्री के रूप में किसानों को कुछ दे, और उनका टैप रिकॉर्ड किसानों के संदर्भ में तो मध्य प्रदेश में कोई बहुत अच्छा नहीं है जी। चुनाव जीतना और वास्तव में डिलीवरी करना, इन दो बातों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है। मध्य प्रदेश में किसानों में कितना भारी असंतोष है ये आप अच्छी तरह जानती है। ठीक है, चुनाव जीत गए, उसके कई कारण होते हैं, कई परिस्थितियां होती। अब सिंधिया, जहां तक सिंधिया का ताल्लुक है, सिंधिया को एविएशन मंत्रालय में तो कुछ था ही नहीं, टेलीकॉम और नॉर्थ ईस्ट उनको मिला है, तो पहले से तो अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बहन कह रही थी मंत्रालयों से कुछ नहीं होता। मैं हरियाणा का उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करता हूँ, शायद आपको जल्दी है जी। राव इंद्रजीत सिंह 6 बार के सांसद हैं, 6 बार के लोकसभा के निर्वाचित सांसद, और 3 बार से ही वो राज्य मंत्री है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा, राज्य मंत्री चले आ रहे हैं, 6 बार का सांसद। और हरियाणा भाजपा के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, और उनके पास मंत्रालय क्या है? कोई मंत्रालय है 15-10 सालों से, स्टैटिक्स और प्लानिंग। मुझे बता दो स्टैटिक्स का आम आदमी से क्या लेना देना, प्लानिंग का क्या? प्लानिंग मंत्रालय तो कुछ है ही नहीं। प्लानिंग का चेयरमैन कौन होता है? लेकिन आपने खुद कहा है ऊर्जा मंत्रालय, पावर मिनिस्टर बन गए हैं खट्टर जी। कौन बन गया? वो मनोहर लाल खट्टर बना है जी, इंद्रजीत नहीं बना। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के, बात हरियाणा मंत्रालय के, बहन ने कहा ना मंत्रालय से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने उस बात का कहा है। स्टैटिक्स का और प्लानिंग का आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। प्लानिंग का सारा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री उसका चेयरमैन है, और जो डिप्टी चेयरमैन है जो प्लानिंग को देखता है, उसका दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर का होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का, अर्थात जो डिप्टी जो नहीं। विद्रोही जी, क्या ये फिजूल के मंत्रालय हैं जिनका कोई काम काज ही नहीं है? फिजूल की बात नहीं कर रहा मैं, फिजूल की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं मंत्री के लिए कुछ करने को है ही नहीं ना। वो सारी पावर उसके प्लानिंग कमीशन का जो डिप्टी चेयरमैन है उसके पास है जी, या प्रधानमंत्री के पास है। मंत्री के पास तो है ही नहीं ना कुछ। मैं बात मंत्री की कर रहा हूँ। मैं ये कब कह दिया कि वो फिजूल का मंत्रालय है? पर जिस मंत्री के पास कोई पावर ही नहीं है, उसके लिए करने धरने को कुछ है ही नहीं, जनता से उसका कोई संबंध नहीं है, और प्लानिंग का सारा काम वो आयोग करता है, प्लानिंग आयोग जिसका नाम नीति आयोग जी, नीति आयोग करेगा। और नीति आयोग की जो फाइनल अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर है जी। तो मंत्री के पास क्या रह गया? मंत्री तो केवल सजावटी गुड्डा है। ठीक है, तो मैंने तो ये बहन ने कहा, इसलिए मैंने चर्चा की। हेल्थ मिनिस्ट्री पर कुछ टिप्पणी कर दीजिए। नड्डा जी बन गए, मनसुख मांडविया। नड्डा जी के पास पहले भी हेल्थ मिनिस्ट्री थी,
जी। पहले भी हेल्थ मिनिस्ट्री में कोई बहुत भारी कमाल उन्होंने नहीं किया, असफल हेल्थ मंत्री रहे हैं वो। अब देखते हैं कि वो जो असफल स्वास्थ्य मंत्री था, वो उस अपने स्वास्थ्य, उससे बढ़िया तो मनसुख मंडवा था जिसने स्वास्थ्य मंत्रालय को लाइन पे लाया था। अब उसका भट्ठा बैठेगा या आगे बढ़ेगा, इंतजार। यानी आपने मोदी सरकार के एक मंत्री को तो अच्छे नंबर दे दिए, मनसुख मांडविया को। नहीं, वो मतलब उसने लाया। मैं तो यथार्थ की बात करता हूँ। और लास्ट बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, असंतोष की बात बहन कह रही थी ना जी। एनसीपी में संतोष है, शिंदे गुट में संतोष है, और इनके सबसे पुराने सहयोगी आजसू जो झारखंड में है, वो विरोध कर रहे हैं कि हमारे दम पर बार बार हमारी 14% वोट है झारखंड में, और हमारे दम पर इनकी भाजपा की सरकारें बनती थी, हमारे सुदेश महतो को मंत्री नहीं बनाया। उनका संतोष है। जनता दल यू के फॉरवर्ड जो उच्च जाति के लोग हैं, उनमें अगड़ी जाति के, उनमें संतोष है कि भाई हमारा नंबर नहीं आया जी। आंध्रा में टीडीपी में संतोष है। तो इनके घटक दलों में असंतोष तो आ रहा है। अब वो असंतोष फैलेगा नहीं फैलेगा, ये इंतजार करते हैं। बिल्कुल। मीना जी, अल्पसंख्यकों के मोर्चे पर मुस्लिम समुदाय, मैं अल्पसंख्यक की और बात कह देता हूँ। अल्पसंख्यक मेरा नंबर बिल्कुल संक्षेप में जी, संक्षिप्त बिल्कुल एक लाइन में। ठीक है। आपने कहा कि पहली बार अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है, पहले तो आप अपने आप को दुरुस्त कर लो। मुख्तार अब्बास नकवी 22 के अंदर रिटायर हुए थे राज्यसभा के, पिछले 2 साल में इनका अल्पसंख्यक मंत्री था ही नहीं जी। इस मोदी सरकार में ना तो कोई मुस्लिम, पूरे एनडीए की बात कर रहा हूं मैं, इनके 293 सांसदों में ना तो कोई मुस्लिम निर्वाचित होकर आया, ना कोई सिख निर्वाचित होकर आया, ना एक ईसाई निर्वाचित होकर आया, और मुसलमानों की आबादी 14.2% है भारत की। तो जो 14.2% बहुत बड़ी आबादी जिसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, पिछले 2 सालों से भी नहीं है और अब भी नहीं है, तो आप सहज अनुमान लगा ले कि अल्पसंख्यक वर्गों में कितना, और फिर मोदी जी के भाषण जी, ठीक है, बीजेपी से समझ लेते हैं। मीना जी, कितना विश्वास नहीं, वो इनसे पूछ लेना कितना विश्वास बढ़ेगा, ये आप स्वयं विश्वास कर लें। मीना जी, इस तरह की स्थिति को आप कैसे दर्शाती हैं? बार बार आपके स्वयं जो नेतृत्व है, आला कमान है पार्टी का, वो कहीं ना कहीं अपने विचारों और नीतियों से, मोदी जी स्वयं कहते हैं कि इंटरव्यू में, जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान कहूँ, मुझे सोशल जो ज़िंदगी है ऐसे इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। और ऐसा पहली बार हुआ है जबकि सरकार के मंत्री शपथ के बाद जिस तरीके से बंटवारा हुआ है या शपथ ली गई है, तब कोई मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया। जो उदाहरण विद्रोही जी दे रहे थे, वो तो एनडीए सरकार चलते हुए इस तरह के बदलाव देखने को मिले थे। मीना जी। नेहा जी, मैं आपके प्रश्न पर आती हूँ, उससे पहले मैं विद्रोही जी का एक बात ले लूं। इन्होंने कहा कि भी जितने भी मंत्रालय हैं उसमें किसी भी मंत्री का कोई काम नहीं है, और उसको वहां उस मंत्रालय के सेक्रेटरी ने ही लुक आफ्टर करना और मोदी जी ने निर्देश देना। तो उनके अकॉर्डिंगली जो है, कोई भी मंत्रालय विजन के अकॉर्डिंगली बड़ा छोटा होना ही नहीं चाहिए। जब किसी मंत्री ने काम ही नहीं करना, सब कुछ सेक्रेटरी ने ही करना, तो फिर बड़े छोटे वाली बात ही कहां से आती। तो इसलिए खुद ही जो है अपनी बातों पर कंट्राडिक्ट हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात नेहा जी, इस 2024 की जो अब विभाग का आवंटन हुआ है, इसमें 29 जो है वो ओबीसी से हैं, 10 जो है मंत्री एससी बनाए गए, 8 जो है एसटी कैटेगरी से हैं, और आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, 5 जो मंत्रालय जो है, मंत्री जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि भाई हम जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो हम सिर्फ मुस्लिम तक आकर क्यों रुक जाते हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम ही अल्पसंख्यक में आते हैं? और दूसरी बात आप देखेंगे, 543 में से सिर्फ 26 मुस्लिम भाई जो है, जो मुस्लिम बिरादरी से है, वो चुनकर इस 2024 में जो है वो चुनकर आए। तो और एनडीए के इसमें जो है मेरे ख्याल से कोई चुनकर आया ही नहीं है। जब चुनकर आया कोई नहीं, तो उसमें मंत्रालय इसको मुस्लिम को दिया नहीं, क्यों नहीं दिया? तो ये प्रश्न उठना जो है मुझे नहीं लगता कि गुंजाइश है। पर ये सहयोगी दलों से तो अपेक्षा की जा सकती थी कि करता नहीं जी। तो जब हमारे दिमाग पे ये बातें आ जाती हैं कि भाई मुस्लिम को क्यों नहीं दिया, मतलब कि हम खुद ही जो है भारत में विभाजित
वेद प्रकाश जी, जब आप बोले बीच में, मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं बोली, इसमें मेरी मीना जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर विद्रोही जी मैं आ जाऊंगी आपके पास। मीना जी बात पूरी कर ले, मैं आ जाऊंगी विद्रोही जी आपके पास। जी रिक्वेस्ट है आपसे। मीना जी बात। आपने नेहा जी, आपने कहा कि भाई मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, बिल्कुल ठीक बात है। हम जब इस बातों पर आते हैं कि भाई मुस्लिम कितनी आए, क्रिश्चियन कितनी आए, हिंदू कितनी आए, तो हम खुद ही जो है अपने देश को विभाजित करते हैं। पर आप खुद ही उन जातियों के नाम गिना रही थी मीना जी, कि इस जाति के इतने, इस जाति के इतने, इस जाति के इतने, आप खुद ही गिना रही थी। नेहा जी, ये प्रश्न इसलिए मैंने जवाब दिया, मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि विद्रोही जी ने और आपने ये प्रश्न उठाया कि भाई कितने, मतलब जाति के अकॉर्डिंगली कितने अल्पसंख्यकों को जो है टिकट वो मंत्रालय दिए गए। तब मैंने एक स्पष्ट आपको किया है कि भाई इस तरह से जो आवंटन हुआ है, तो हर वर्ग को जो है रिप्रेजेंटेशन दी गई जी, क्योंकि मेन चीज होती है कि भाई कोई भी जिसको जरूरत है उस वर्ग को जो है उठाना बहुत जरूरी है। तो ऐसा यदि हम जब अपने ही बातों से, अपने इससे जो दिमाग की चीजें डालते हैं कि भाई हमने जिस समुदाय को टिकट मंत्रालय नहीं दिया, उसको नहीं दिया, तो हम खुद ही जो है एक पोलराइजेशन की जो है वो राजनीति करते हैं। नहीं मीना जी, जिस समुदाय की जितनी आबादी होगी उस स्तर पर, उस औसत पर उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अनिवार्य हो जाता है। 14% कोई कम संख्या नहीं है, तो उनका प्रतिनिधित्व तो कहीं ना कहीं आपसे ये जवाब मांगा जाएगा, या फिर जो आपके सहयोगी दल है जो उनकी राजनीति करते हैं उनसे भी ये जवाब मांगा जाएगा। मीना जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात यहाँ पर पूरी रखें, उसके बाद विद्रोही जी जो जोड़ना चाहते हैं या फिर आप पर आपकी बातों से कुछ आपत्तियां हैं उनको भी सुन लेंगे। जी नेहा जी, मैं ये कह रही थी, हमने पिछले 10 सालों में देखा और आने वाले 5 साल में भी देखेंगे, जितने भी मोदी जी और एनडीए की सरकार द्वारा जो है जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं आई, उसमें कहीं पर भी किसी की जात या किसी की रिलीजन नहीं देखा गया। हर किसी को, हर उसे अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को जो है उसे कल्याणकारी योजना से जोड़ने की कोशिश करी गई। तो इसलिए जो है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, हमारे लिए वो सबसे पहले जो है वो इस भारत का रहने वाला है, और उसकी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ाना और उसको विकसित भारत का एक अभिन्न अंग बनाना जो है, यही एनडीए सरकार की जो है मेन जो है इस विकसित भारत के जो सपने को जो है वो आगे लेकर जाए। चलिए मीना जी भी अब कार्यक्रम में एनडीए सरकार कह रही है, मोदी सरकार नहीं कह रही। विद्रोही जी क्या जोड़ना चाहते थे? मैं चाहती हूँ कि आप संक्षेप में, फिर मुकुल जी के पास जाएंगे। बिल्कुल, मैं मीना जी को बताना चाहता था कि वो अपने आप को शुद्ध कर ले। न 2014 में बीजेपी का कोई मुस्लिम सांसद जीत कर आया था इनके एनडीए में, और न 2019 में आया था। फिर भी इन्होंने राज्यसभा के द्वारा, वाया राज्यसभा, अपना मुस्लिम को चुनवाया, मुख्तार अब्बास नकवी को, एक बार शहनाज को जी, और उनको उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव दिया। तो अगर सरकार की नीयत होती रिप्रेजेंटेटिव देने की जी, तो किसी मुस्लिम को राज्यसभा में ला सकते थे, पर ये नहीं लाए। मैं एक बात तो ये कहना चाहता था। अब आखिरी बात इन्होंने कह दी तो मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ। मीना जी ने कहा कि हम तो कोई भेदभाव नहीं करते। अगर मीना जी आप हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते, तो जैसा नेहा जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू दे रहे हैं कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम कहूंगा उस दिन मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, और वो इंटरव्यू देते ही जो चुनावी सभा में जाते हैं हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम नहीं करते तो ये नहीं कहते कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, तुम्हारी भैंस खोल के मुसलमानों को दे देंगे, तुम्हारा नल लेकर मुसलमानों को दे देंगे, तुम्हारा घर छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं करते तो प्रधानमंत्री चुनावी सभा में ये बातें नहीं कहते। जी ठीक है, मुकुल जी इसका जवाब दे लेने दीजिए। मुकुल जी, मैं विद्रोही जी को ये बात कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन खत्म हो चुकी है। ये जो आप नैरेटिव खड़ा करना चाहते थे वो खड़ा कर चुके हैं, उसका रिजल्ट सामने आ चुका है। इतना बड़ा भारत को एक मजबूत विपक्ष मिल गया मीना जी। कोशिश करने के बावजूद भी जो है एनडीए की सरकार बन चुकी है, तो उसको काइंडली जो है बार बार रिपीट करने का कोई लाभ नहीं। मुकुल जी, आप ये ना कहे ना, ठीक है, मैं अनुरोध करूंगी मुकुल जी को समय दे, समय समाप्त हो रहा। विद्रोही जी, मैंने कोई चर्चा नहीं करी थी। मैंने ये दोनों बातें जब कही है, ठीक है, जब आपने चर्चा की थी, ठीक है, मुस्लिम कहाँ से लाए, जनता ने फैसला कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस ने जिस तरीके के नैरेटिव रखे हैं, जनता ने फैसला कर दिया है। विद्रोही जी, जनता का फैसला आ चुका है।
ठीक है मुकुल जी, जनता का फैसला आ चुका है और अब मोदी मंत्रिमंडल का भी फैसला आ चुका है। किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा चुका है, लेकिन क्या अभी भी कहेंगे कि जो प्राथमिकताएं हैं, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि वही प्राथमिकताएं हैं, क्या बदलाव आप अपेक्षा कर रहे हैं मोदी 3.0 से? देखिए, अपेक्षाएं जो नुकसान को जो है नुकसान की भरपाई भी कर सकती है। बिल्कुल, नुकसान की भरपाई ये करना है कि मोदी जी से लेके सारे लोग, जो शिवराज सिंह चौहान को छोड़ दीजिए जो बहुत बड़े अंतर से जीते हैं, अदरवाइज मोदी जी खुद भी जानते हैं कि जो 6,74,000 वोट से 2019 में जीते थे, उनका जीत का वो घट के आपका गिर गया 1.5 लाख पे। तो जाहिर बात है कि 1.5 लाख वोट एक प्रधानमंत्री, विश्वगुरु, उस स्तर का आदमी, उसका अपना एक स्तर नीचे आया है। तो अब की सरकार में, चूंकि मोदी सरकार नहीं, ये एनडीए सरकार है, तो वो बेहतर करने की कोशिश करेगी और सबको जोड़, सबका साथ सबका विकास में मुसलमानों को आप दूसरे स्तर पर रखिए। जो मैं विद्रोही जी की बात पे सहमत हूं कि अगर चाहते तो बना सकते थे, इनका भी मुस्लिम प्रकोष्ठ है, उसका अध्यक्ष है, सब कुछ है। तो लेकिन जब उसको दिखाना ही नहीं है तो नहीं बनाना है। 12 पॉइंट कुछ या 13% आबादी मुस्लिम्स की है, उसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। आज उन्हीं के चक्कर में शायद आपको समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने मिलकर वो वोट पाके इतना बड़ा डेंट दिया है और साथ में दलित जुड़ गए थे। तो ये सरकार मुझे लगता है कि सबकी सुनेगी, क्योंकि जो 28 दल है अलग से, नीतीश और नायडू, हर चीज में इनको इनका साथ देना पड़ेगा और जब ये अपा हो जाएंगे तो कोई भी अध्यादेश पास नहीं होगा। तो ये मोदी जी अब की बार थोड़ा दूसरी तरह से व्यवहार करेंगे और सौम्य रहेंगे जी। तो सौम्य शायद जी एक सौम्य प्रधानमंत्री जो है तीसरी बार भारत की जनता को देखने को मिलेगा नरेंद्र मोदी के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी पैनलिस्ट का कि आप सबने अपना कीमती वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक से जुड़े। बहुत बहुत आभार आपका इसके लिए। और अब मैं दर्शकों का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि लगातार आपका स्नेह हम तक पहुँच रहा है आपके ईमेल के रूप में, इसीलिए लगातार हमें अपेक्षा भी बनी रहती है कि आप हमें लिखना ना भूलें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।